कल हम लोग क्या पढ़े थे लोग जी? कल क्या पढ़े थे? कल बेसिक चीज पढ़े थे ना, एटम और मॉलिक्यूल का। हाँ जी। अच्छा, कल कल लेके आना तब ना पता लगेगा। अच्छा अच्छा, आ रहे हैं तो उस पे। तो देखो सुनो लोग, तीन चीज हम लोग कल पढ़े थे लोग, कि आखिर एटम की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, ठीक है। वहाँ के बाद यूरोप में कैसे एटम गया, फिर यूरोप वाले लोग हम लोग का रिसर्च लेकर आगे आगे बोले और इंडिया को पीछे कर दिए, ठीक है। तो ये सब बात हम लोग कल पढ़े थे कि हमारे महर्षि जी के थे, क्या नाम था? कनाड। महर्षि कनाड थे। कब कब थे? 600 BC में। इन्होंने क्या बोला? क्या बोलते हैं महर्षि कनाड, क्या बोले? और एटम को तोड़ रही है। हाँ, नहीं होगा, उसी को एटम बोलेंगे, परमाणु बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये जो कोई बड़का है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन्होंने उसको क्या बोला? पदार्थ, कि ये पदार्थ है, ठीक है, ठीक है। ये पदार्थ है। मान लो एक बड़का लड्डू है, उसको एकदम सा भुकनी कर दिए, एकदम भुकनी, तो बुनिया नहीं, बुनियों का छोटा छोटा टुकड़ा आया, जो आटा चा मैदा आया और चीनी का टुकड़ा आया, ओकरो के पीस दो और एकदम बारीक आया। तो जब सबसे छोटा कवा टुकड़ा आएगा, छोटंकिया नु, ओकर नाम हम लोग एटम बोलते हैं। लेकिन ये एटम सबसे पहले क्या बोले थे महर्षि जी? परमाणु। परमाणु किसी भी पदार्थ का, ऑब्जेक्ट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। अब इससे ज्यादा इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये बोले थे कनाड साहब, बोले थे। इसी चीज को कॉपी कौन किया? जॉन डाल्टन से पहले कौन किया? कटियामा तो अपने भारत के थे, कटियामा पकड़ो, और कटियामा तो बोला कि कई सारे परमाणु अलग अलग कॉम्बिनेशन करते हैं। हाँ, इसी को कॉपी करता है डेमोक्रिटस जी, डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। ल्यूसिफस, ये दोनों चोरवा इसको कॉपी कर दिया। इन्होंने कब दिया ये कॉन्सेप्ट? 400 BC में। क्या बोला? कि कोई ऑब्जेक्ट का सेम चीज बोल रहा है, बस किस में बोल रहा है? ग्रीक भाषा में बोल रहा है। बस कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा ना, जो हम लोग परमाणु बोलते हैं, इसको इन लोगों ने एटोमोस बोला, एटोमोस, ठीक है ना। और ये बोला ये एटोमोस माने क्या? एटोमोस क्या होगा? इंडिविजिबल होगा। इंडिविजिबल माने, हाँ वेरी गुड, हम समझे कहते इंडिविजुअल माने इंडिविजिबल। हाँ, फर्दर इट कांट बी डिवाइडेड, बार बार अब इससे ज्यादा इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसी को कौन लेके गया? जॉन डाल्टन 1808 में। तो अभी जॉन डाल्टन पर हम नहीं जा रहे हैं। जॉन डाल्टन से पहले 74 में क्या हुआ था? एंटोन लेवाइजर, क्या बोला ये? बोलिए। एंटोन लेवाइजर जो देता है कॉन्सेप्ट, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जी, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये तो एकदम आसान है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन रहेगा, ये नहीं कि कहीं कंबाइन कर देंगे हवा में तो पानी बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं तो गैस को कंबाइन करेंगे तो तीसरा बन नहीं बन जाएगा, कुछ कंडीशन है, होगा फिजिकल कंडीशन होगा, टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा। तो ये पानी बना,
ये केमिकल रिएक्शन हुआ। अब कहता है ये जो रिएक्टेंट है, ये बाएं साइड जो है ना, ये है रिएक्टेंटवा। अब कहता है कि रिएक्टेंट का मास, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। ये तो बस इतना ही बोलता है। बशर्ते आपको करना क्या है, प्रोडक्ट में धुआं आए, पानी आए, गैस है, जो भी है, एक कंटेनर में करना है, सबको ऐड करना है। इन्हें कि धुआं को उड़ा देना है तब तो हो गया। अब हम 5 केजी कागज जलाते हैं, राखी 5 केजी थोड़े आता है, राखी आएगा 250 ग्राम। मान लो 250 ग्राम आया तो इसका मतलब 4 केजी 75 ग्राम 750 ग्राम का हो गया, तो धुआं बन गया, CO2 बना, वेपर बना, कार्बन के रूप में उड़ा। तो ये सब या दिमाग में रखना है कि जब ये सब बात करना है तो एवरीथिंग विल बी काउंटेड, लेफ्ट साइड का सब कुछ और राइट साइड का सब कुछ। ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आते हैं, ये कल हम लोग इतना ही पढ़े हैं लोग। अब आते हैं लोग नया कॉन्सेप्ट आज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जी। देखो ये क्या कहता है, जैसे एक आदमी होता है, उस एक आदमी का कई आदमियों के साथ दोस्ती होती है कि नहीं होती है। मान लो कि कोई यहाँ पर है, तुम्ही लोग में से कोई है यहाँ पर, मान लो है एक आदमी है ए, ठीक है ना। तो इन भाई साहब की दोस्ती बी से भी है, सी से भी है, डी से भी है और जी से भी है। जी बोले तो समझ जाओ। तो ये अगर हो सकता है सी इसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है बेस्ट फ्रेंड हो। तो ए सी से सब कुछ शेयर कर सकता है, घरेलू बात, पढ़ाई लिखाई सब कुछ शेयर कर सकता है। हो सकता है बी से सिर्फ दोस्ती क्या होगी, पढ़ने में कहीं अच्छा हो तो कुछ काम इसका मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है सी से डी से पैसा लेने के लिए दोस्ती किया होगा, जी से कुछ और मैटर होगा, उसे दोस्ती किया होगा। तो एक आदमी कई आदमी के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक आदमी का बॉन्डिंग कई आदमी के साथ है, लेकिन क्या हर जगह बॉन्डिंग सेम है? नहीं है। तो ये हम लोग माने ये भी पढ़ना है। इससे पहले हम लोग पढ़ना है कि अगर ए अगर बी के साथ दोस्ती कर रहा है, मान लो प्रोफेशनली पैसा वाला दोस्ती है, लेन देन का, तब ये मान के चलना कि हमेशा लेन देन करेगा। अगर बी इसको पैसा दे रहा है तो जिंदगी भर पैसा देते रहेगा। अरे मान के चलो, मान के। केमिस्ट्री में देखो जी, ये देखो, ये मान लो, इधर देखो ना, हाई मान लो बी जब करोड़पति आदमी है, ए हम लोग की तरह है एवरेज घर से करोड़पति। अगर ए दोस्ती कर लेता है बी से, ठीक है, कौन बॉलीवुड का कौन स्टार का बेटा होता है, तो ये मान के चल रहा है कहीं जाएगा ना पार्टी उटी में तो यही बिल पे करेगा। तो हमेशा कौन बिल पे करेगा? बी। तो जब भी ए और बी से दोस्ती होगा तो बिल पे कौन कर रहा है? बी पे कर रहा है। तो इसको बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी ए और बी के बीच का दोस्ती सिर्फ इतना है कि इसको पैसा दे रहा है, बस, और कुछ दोस्ती नहीं है। लेकिन क्या ए का एक दोस्त है? नहीं है, कई दोस्त है। तो डिफरेंट आदमी के साथ अलग अलग रिलेशन कायम किया है, इसको बोलेंगे हम लोग लॉ ऑफ हाई कांस्टेंट, हाई सब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो आगे पढ़ा जाएगा। अभी ये सिर्फ इसमें जो दोस्ती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे एक बाप का बेटे के साथ क्या रिलेशन होता है, अब कोई माने एक बाप और बेटा बैठा है, ठीक है, और कोनो फिल्म कॉमेडी वाला फिल्म चल रहा है, तो बाप को भी ऑकवर्ड फील होगा, बेटा को भी ऑकवर्ड फील होगा। एक बाप बेटे में अलग रिलेशन होता है, चाहे बाप और बेटी में अलग रिलेशन होता है, चाहे बड़ा भाई में छोटा भाई में अलग रिलेशन। ये अलग बात है कि कोई कोई दोनों भाई मिल के फिल्म देखता है लो, वो अलग बात है। होता है कोई दो भाई होता है तो मिल के फिल्म देखता है लो, मिल के बंक मार के जाके ऐश करेगा, वो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, बड़ा भाई से अपने यहाँ लोग डरता है, तो उसके बीच के रिलेशन फिक्स है ना। तो ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पे एटम का सुनो ना,
यहाँ पे हाइड्रोजन कौगो है, हाइड्रोजन का कौगो एटम है, 2 गो। ऑक्सीजन का कौगो है, 1 गो कि 2 गो। इधर ना देखो। तो अगर इनका एटम का रेशियो मिलाया जाएगा, एटॉमिक रेशियो देखिएगा, एटॉमिक रेशियो दैट विल बी 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम बोल रहे हैं। तो जब भी पानी दुनिया में कहीं बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा, तबे पानी बनेगा। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, हाँ ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कहता है कि ये क्या है, कंपाउंड है, ये क्या है, एटम है। किसी भी एक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक अगर एटम मिलते हैं तो उनका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। वाटर बनने के लिए एटॉमिक रेशियो 2:1 चाहिए, लेकिन इनका आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मास का रेशियो निकालेंगे, मास रेशियो इसका निकालेंगे, मास रेशियो। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1-1 ग्राम, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 8 ग्राम और 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ये हो गया। तो काटेंगे तो काट के 1:8 होगा। तो ये मास रेशियो 1:8 होगा। ठीक है, तो हमको मास रेशियो पढ़ना है। एटॉमिक रेशियो कभी कभी पूछता है कि when a compound is formed, then the atoms those are participating in the compound, they combine in fixed ratio of their mass। इसको ऐसे लिखना है, इंग्लिश लैंग्वेज भी आना चाहिए। In a compound, the atoms participating in the fixed ratio of their mass, इसी को बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब दुनिया में कहीं पानी बनाओ, चीन में जाके बनाओ, तुमको पानी में 1:8 रहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो मास का। ना लंदन जाके बनाओ यही रहेगा, पाकिस्तान में जाके बनाओ यही रहेगा। ठीक है, रूस में जाके बनाओ पानी का, शुद्ध पानी का हम बात कर रहे हैं, रेशियो यही रहेगा। तो रेशियो क्या, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है प्रोपोर्शन का कभी बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। लॉ ऑफ, देखिए तीसरा, ये किसने दिया था, किसने दिया था? प्राउस्ट भाई साहब दिए थे। कब दिए थे? 79 में शायद दिया था। ठीक है ना। और एक और है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो अभी समझाए हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक कोई एटम है, जैसे मैं हूं, तो मेरा रिलेशन मेरे ससुर के साथ कुछ और होगा, पिताजी के साथ कुछ और होगा, बीवी के साथ कुछ और होगा, बेटी के साथ कुछ और होगा, स्टूडेंट के साथ कुछ और होगा, और साली के साथ कुछ और ना होगा। तो सब एक ही आदमी का रिलेशन कई आदमी के साथ हो रहा है। तब अब मान लो हम अपने बाबूजी के पास सामने जाके एकदम ऐसे खड़ा होकर बतियाते हैं, हाँ बोला का हाल चाल बा, अच्छा से बतियाते हैं एकदम मैंने डिसिप्लिन में। तो सारिनों के पास जाके वैसे नहीं बतियाएंगे, ससुर के पास जाके भले वैसे बतियाएंगे, दोस्त लोग के साथ मिलेंगे तो क्या वैसे ही बतियाएंगे? नहीं ना, हंस हंस के बतिया जाएगा, भाई क्या हाल चाल बा ना। तो देखो, तो एक आदमी का माने एक एटम देखो लो, एक एटम कई दूसरे एटम के साथ मिलकर नया कई कंपाउंड बनाएगा, लेकिन अलग अलग रेशियो में मिलेगा। अब यहाँ पे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। क्या दुनिया में हर जगह 1:8 रहेगा? पानी में ना, दूसरे ऑब्जेक्ट में, दूसरे कंपाउंड में 1:8 नहीं ना रहेगा, बदलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी, HCl एक कंपाउंड है, देखो देखो, H2O एक कंपाउंड है, देखो इधर, यहाँ पे मास का रेशियो क्या हो रहा है? 1:8। यहाँ पे मास का रेशियो क्या आएगा? हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, 35.5, तो 35.5। एक के को हाइड्रोजन का यहाँ रेशियो कुछ और, यहाँ रेशियो कुछ और, रिश्ता बदल गया कि नहीं? ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसकी बात कर रहा है? एक कंपाउंड का। ध्यान देना, एक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक एटम जब कंबाइन करते हैं तब उनका रेशियो फिक्स रहेगा। और एक एटम कई सारे दूसरे एटम के साथ मिलकर नया कंपाउंड बन रहा है, तो सब में अलग अलग रेशियो ना होगा। तो ये बात ये कहने की कोशिश कर रहा है लॉ ऑफ, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इन ए कंपाउंड द एटम्स कंबाइंड
to make in a fixed ratio of their mass. ये ऐसे बोलना, in a compound the atoms are combined in fixed ratio of their mass. ठीक है ना. ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, one atom can be combined in different ratio with different atom to make different compounds. एक एटम दो में कंबाइन किया अलग अलग रेशियो में अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए. ठीक है. यहाँ पे अगर हम लोग और एच का बोलो, और एच के एच हाइड्रोजन और जो कंपाउंड बना रहा है उसको बोलो. SO4 का मास निकालना पड़ेगा उतना बड़ा. और आसान बोलो एच का. देखो H2SO4 जी, इसमें मास कुछ और आएगा, इसमें हाइड्रोजन का मास कुछ और आएगा. ठीक है. तो ये एक एक हाइड्रोजन अलग अलग रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जैसे तुम ही लोग हो, यहाँ पे हो तो बेटी का रोल प्ले कर रही हो, अपने ससुरा जाएगी तो क्या बेटी रहेगी. यहाँ पे तो मम्मी रे खाना बना दे, आज हमारा मूड नहीं खाना बनाओ के. ऐसे भी तुम लोग नहीं बनाते हो. मान ले बड़ी भी हो जाओगी तो खाना बनाने के लिए तुम्हारी मम्मी बोलेगी तो कहे हम ना बनाए पढ़े के बाद. और ससुरा जाओगे तो कहोगी सब तुम ज़्यादा मदार तुम ही लोग पर रहेगा. इसीलिए उससे अच्छा है ससुराल जाने से पहले ही पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाओ कि जाओ तो 5-6 हज़ार रुपया दे के किसी को खाना बनाने के लिए रख लो. और फिर हाथ जरा पड़ी रोटी के बेलना चौकी करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. आप पहले जो पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तीनों को मिलाकर बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तीनों को मिला के एक साथ बोला जाएगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. पहला लॉ बोलिए केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ क्या बोलता है. लॉ ऑफ क्या कहता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलो. लड़की लोग बोलोगी, बोलो बोलो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है. अरे बोलो ना, जो आता है बोलो. हाँ वेरी गुड. क्या बोलिए, बोलो तो फिर से. तो अपना से बोलो ना. अरे रिएक्टेंट का टोटल मास ए और बी आइए बराबर क्या हो रहा है सी. ये है हाई दोनों का मास बराबर इसका मास होगा. ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हाँ विल बी इक्वल. ठीक है. साइंस इतना आसान कोनो चीज है. क्लास में पढ़ लीजिए, किताब से नहीं होगा. हाई बोर्ड पे जो समझ में आ गया वो समझ में आ गया, अपने से लिख सकते हो. पोथी पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है. बोर्ड क्लास में है तो समझ के जाना है ना. दूसरा क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ ये बोलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये क्या कहता है गर्ल्स बोलो लो. बोलो बोलो तुम लोग बोलो, तुम बोलो आंसू बोलो. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे लिखोगे. बोलो ना अपनी भाषा में बोलो, तोड़ फोड़ के बोलो ना यार. बोलो बोलो तुम बोलो वसीम. मास in one compound. In one compound atom is combined in fixed ratio of their mass. एक कंपाउंड की बात हो रही है इसमें. in one compound atoms are combined in fixed ratio of their masses. बोलो जी कोनो दिक्कत. जैसे H2O में एक कंपाउंड की बात हो रही है, 2 एटम का इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये एटम का रेशियो क्या है 1:8 मास का. एक कंपाउंड की बात होगी किसी स्पेशल कंपाउंड में, जब भी एटम कंबाइन होगा तो अपने मास का
फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा ये, ठीक है ना। कोई भी एक कंपाउंड में, दुनिया में कहीं कंपाउंड ये बनाया जाएगा, H2O पानी बनाया जाएगा 1:8, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन देंगे तब 9 ग्राम पानी बनेगा, ठीक है ना। माने इसमें 2 ग्राम और ये 16 ग्राम तो काट के सिंपल रेशियो में बताए हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन देंगे तो 18 ग्राम पानी बनेगा। इससे कम नहीं बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, फिक्स रेशियो। बोलो कौन दिक्कत? तुम लोग बोलते काहे नहीं हो? बिना बोले होगा? बोलतू बनो, जो बोलेगा सो बिकेगा। नहीं बोलोगे कितना नॉलेज रहेगा, जाके इंटरव्यू में इंटरव्यू वाला पूछेगा फलाना क्वेश्चन का आंसर बनाओ, बोलो। आज इसको कम में आता है, मेन टॉपिक पर नहीं पहुंचेगा, पहले पूरा भावजाल बांधेगा। सर एक्चुअली दिस इज दिस इज दैट इज सर एक्चुअली रियली, मिला के अब अगला सोचेगा कुछ तो आ रहा है बंदे को, कुछ तो बोल रहा है ना, तो बोलना जरूरी है। तीसरा कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है? बोलो ये क्या कहता है? 1 एटम, एक आदमी कई लोगों के साथ दोस्ती कर रहा था, 1 एटम कैन बी कंबाइन हाँ इन डिफरेंट कंपाउंड विथ डिफरेंट रेशियो, ठीक है ना। चलो फिर से बोलो तो, हाई क्या कहता है? सब लोग बोलो। किसने दिया था? लेवाइजर। कब दिया था? ठीक है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? बोलो 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 ना। हाँ, ये किसने दिया था? कब दिया था? 79 में। हाँ, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? वन एटम हाँ in different ratio. A one atom combined with different atom in different ratio to make different compound. एक एटम कई सारे एटम के साथ डिफरेंट रेशियो में मिलकर नया नया कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा। यही तो 3 को पढ़ना है, यही तो 3 को बेसिक है। अब इस पे हम लोग को क्वेश्चन करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे, और इस पे क्वेश्चन करना है। तब इस पे क्वेश्चन करके तब चला जाएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तब डाल्टन का, तब रियल में रियल केमिस्ट्री डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से शुरुआत होती है, समझे जी। केमिस्ट्री की शुरुआत रियल में डाल्टन के पास, माने वो एटॉमिक थ्योरी के बाद होती है, तब एटम के बाद आता है। तब डाल्टन अपना सिंबल दिया था, बेकार सिंबल दिया था, कोई फॉलो नहीं करता है। फिर नए जमाने के साइंटिस्ट लोग सिंबल दिए, हाँ हाँ हाँ, तो उन लोगों ने सिंबल दिया, तो उस सिंबल को हम लोग पढ़ा जाएगा। बस एटम का सिंबल पढ़ा जाएगा, उसका मास, एटॉमिक नंबर, और उसके बाद कंबाइन करने का तरीका। केमिस्ट्री शुरुआत हो गई है अब केमिस्ट्री की। चलिए घर है।